अगर मैं आपसे पूछूं कि ईरान की सेना दुनिया के सबसे अमीर और मजबूत देश के खिलाफ कैसे लड़ पा रही है, अगर ईरानी सेना के भीतर असंतुष्टि होती, अपनी व्यवस्था से नाराजगी होती, उन्हें लगता कि उनकी सरकार उनके साथ गलत कर रही है, भेदभाव कर रही है, उनके हक और अधिकार नहीं दे रही, तो क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने टिक पाता? दुनिया का कोई भी देश कभी भी अपने सैन्य बलों के भीतर असंतुष्टि नहीं चाहता है, क्योंकि सेना ही तो देश की सुरक्षा करती है। बाहरी दुश्मनों से आखिर लड़ेगा कौन? भीतर भी लड़ती है। सोचिए कि अगर ईरान के सैनिक या उसके सैन्य अधिकारी अपने सरकारी सिस्टम से नाराज होते, तो क्या आज पूरी दुनिया में ईरान का झंडा बुलंद होता? नहीं होता। शायद अमेरिका और इजराइल का सपना अब तक पूरा हो चुका होता और ईरान में तख्ता पलट हो गया होता। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, विशेषकर अमृतकाल की बात करते हैं, तो मन में एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। क्या जानबूझकर भारत की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा रहा है? पहले अग्निवीर के नाम पर ठेके वाले सैनिक लगाए गए, सेना को कमजोर किया कथित रूप से, और अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को नाराज करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि छोटी छोटी नाराजगी के कारण भारत के सैनिक किसी भी रूप में देश से नाराजगी पालेंगे, लेकिन यदि उनके भीतर कोई तकलीफ न होती तो 15 साल से ये लोग इस अदालत से उस अदालत मुकदमा नहीं लड़ते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उस केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मोदी सरकार ने बिल पेश किया और जल्द ही वो कानून का रूप ले लेगा, क्योंकि आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि राष्ट्रपति के यहां से कुछ रुक जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र बलों की डिमांड क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, और अब सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें क्या है, किस बात पर नाराजगी है, वो सब कुछ एकदम आसान भाषा में जानेंगे। गंभीर सवाल है कि बारी बारी से सेनाओं को कमजोर और असंतुष्ट करने का कर्तव्य किसके इशारे पर हो रहा है? सीएपीएफ के भीतर आईपीएस अफसरों को बड़े पदों पर बिठाने के पीछे सत्ताधारियों का लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या इसका चुनाव से भी कोई लेना देना है? सरकार ने जो काम किया है इसका खतरा कितना बड़ा है वो भी समझेंगे। ये पूरा मामला कितना गंभीर है एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा, इसलिए टकटकी लगाकर सुनते जाइए और मेरी उस बात को याद रखिए कि सबका नंबर आएगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। देखिए, सीएपीएफ का भी आ ही गया, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अफसर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारे आसपास भी तमाम अधिकारी अंधभक्त बने घूमते थे, लेकिन मोदी सत्ता ये जो कानून बनाना चाहती है इसके बाद से सबकी अंधभक्ति उतर गई है। बहरहाल आगे की चर्चा को विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। चैनल से हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। वरना देखिए, गोदी मीडिया के कितने चैनल और कितने लपड़ झंडे हैं जो इस तरह के मामलों पर सत्ता से सवाल कर सकते हैं। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ प्रमोशन जैसी व्यवस्था होती है। पद में भी प्रमोशन और इनकम में भी प्रमोशन होता है, और ये प्रमोशन आपको कितने साल में मिल जाता है? इनकम वाला तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन पद वाला 4-5 साल 10 साल के आसपास कम से कम एक आध बार तो प्रमोशन मिल ही जाता है। लेकिन सीएपीएफ का जो मामला है, यहाँ 15-15 साल से अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट बन के गए और अब तक उसी पद पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जिस पद पे भर्ती हुए थे उसी पद से रिटायर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये प्रमोशन का सिस्टम बनाया क्यों गया और प्रमोशन होता किस आधार पर है। तो प्रमोशन की व्यवस्था बनाने के पीछे यही गणित है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी प्रमोशन पाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अथक प्रयास करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा कि कितना बेहतरीन काम करे ताकि प्रमोशन मिल जाए, वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन जब किसी अफसर को यह मालूम हो कि जिंदगी भर उसको एक ही पद पे रहना है तो वो काहे जाएगा अतिरिक्त प्रयास करने। सीएपीएफ के कितने अफसरों ने हमारे लिए अपना खून बहाया है वो संख्या भी देखेंगे, मगर पहले पूरी कहानी को समझ लीजिए। ये लोग साल 2012 से ही मुकदमा लड़ रहे हैं। कार्डर रिव्यू और प्रमोशन जैसी चीजों को लेकर पीआईएल दाखिल किया था। 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया, फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया, फिर साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ के पक्ष में फैसला दिया और इनके ग्रुप ए के अधिकारों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का दर्जा प्रदान किया। यह भी कहा कि ये लोग केवल वित्तीय लाभ के लिए ही नहीं बल्कि सभी उद्देश्यों के लिए संगठित सेवा का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएपीएफ के भीतर
वरिष्ठ पदों पर जो आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, अगले 2 वर्षों के भीतर उसे धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि बाहर से लाकर यहां आईपीएस बिठाने से सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों को प्रमोशन रुक रहे हैं और उनका मोराल डाउन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा और सेवा नियमों में बदलाव करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि सबको समानता का अवसर मिलना ही चाहिए। सीएपीएफ भी अन्य संगठित सेवाओं की तरह ही है और इनके अधिकारियों को भी करियर में मिलने वाले सभी लाभ मिलने चाहिए, इसलिए सरकार इन्हें दे। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीएपीएफ के भीतर जो बड़े पद हैं वहां पर सरकार इंडियन पुलिस सर्विस के अफसरों को भर देती है। अब जब बड़े पद बाहर से भर दिए जाएंगे तो भीतर वालों का क्या होगा? वो अपने पद पर ही रह जाएंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1 अप्रैल तक इन्हें लागू करना था, लेकिन जैसा कि सरकार ने बार बार करके दिखाया है, अमृतकाल इफेक्ट, एक बार फिर से अवमानना होने से पहले ही नया कानून बनाने की तरफ सत्ता बढ़ गई और मोदी सरकार का यह कदम सीएपीएफ के तमाम अफसरों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सीएपीएफ के भीतर देश के 5 सैन्य बल आते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। अब सरकार एक समान कानून यानी यूनियन फ्रेमवर्क बना रही है, अम्ब्रेला बना रही है। सबके लिए एक नियम होंगे, यानी एक एक वाला सिस्टम सत्ता ने यहां भी घुसाने का काम कर दिया। अनेकता में एकता वाले देश में अनेकता को भुलाकर जबरदस्ती एकता कैसे थोपी जाती है, नमूना देख लीजिए। और सरकार इस कानून में प्रावधान कर रही है कि सीएपीएफ के भीतर आईजी रैंक में 50% आईपीएस अधिकारी रखे जाएंगे, एडीजी रैंक में कम से कम 67% आईपीएस अधिकारी रखे जाएंगे और डीजी तथा स्पेशल डीजी में 100%, यानी यहां पर कैडर को कोई जगह है नहीं, सारे आईपीएस अधिकारी होंगे। यह कानून केंद्र सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित हर तरह के नियम बनाने का अधिकार देता है, जो कि किसी भी अन्य कानून या अदालती आदेश से ऊपर माने जाएंगी। यानी इस मामले में देश की कोई अदालत कुछ नहीं कर सकती। गुजराती जोड़ी की सरकार सर्वोपरि हो गई है, यानी अब न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह गया। कहा जा रहा है कि यह संघीय ढांचे पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मगर जिनका पूरा इतिहास ही उल्लंघनों से बनता है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? याद करिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्तों की यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला दिया था। सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था दिल्ली के मामले में कि वहां की चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन तुरंत केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया और कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसी तरह से ईडी सीबीआई के मामले में निदेशक के कार्यकाल विस्तार को लेकर कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सरकार ने अध्यादेश और कानून बनाकर इसे भी पलट दिया, 2 साल से बढ़ा के 5 साल तक कर दिया। ईडी के वो विशेष काबिलियत वाले अधिकारी तो आपको याद ही होंगे, जिन्हें सरकार ने बार बार कार्यकाल बढ़ाकर अपने साथ रखा और बाद में प्रधानमंत्री ने अपने करीब ले लिया। इनकी विशेष काबिलियत यह थी कि विपक्ष के तमाम नेता ईडी के लपेटे में आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि क्या और कोई अन्य काबिल अफसर आपके पास नहीं है? एक तय को बार बार प्रमोशन काहे दे रहे हैं? इसी तरह से एक और मामला था देश के तमाम ट्रिब्यूनल्स को लेकर, उनके सदस्यों के कार्यकाल और नियुक्ति की शर्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इसे भी पलट दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट खूब नाराज हुआ, लेकिन नाराजगी का कोई असर नहीं। तो कुल मिलाकर अमृत काल में सत्ता को ऐसे कार्यों में विशेष अनुभव है, मगर ये वाला जो मामला है सीएपीएफ वाला ज्यादा गंभीर है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला था, लेकिन वहां चूंकि देश के बड़े बड़े अफसरों का डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा था, 140 करोड़ की आबादी का नुकसान था, भारतवर्ष का नुकसान था, तो अफसर लोग चुपचाप अपने ऐसी कमरों में बैठ के आईपीएल का आनंद ले रहे थे। लेकिन अब जब बात अपने पर आई है तो खलबली मची हुई है। जब तिल तिल कर पूरे देश के लोकतांत्रिक संगठनों को, संस्थाओं को तबाह किया जा रहा था तो सब खामोश थे। अब कुछ विशेष पॉइंट हैं जिनको आम नागरिकों के लिए भी समझना जरूरी है। सीएपीएफ के जवान और अधिकारी देश की सीमाओं की भी रक्षा करते हैं, उग्रवाद से भी लड़ते हैं, नक्सलवाद से भी लड़ते हैं, आंतरिक सुरक्षा भी करते हैं और तो और देश के तमाम नेताओं की सुरक्षा भी करते हैं। आप देखते होंगे नेताजी लोगों के आगे पीछे जो अफसर उनकी सुरक्षा में घूमते हैं, ये भी उसी फोर्स से आते हैं। लेकिन अब उन्हीं का दिल तोड़ा जा रहा है, इनका मोराल डाउन किया जा रहा है। बताया जाता है कि देश भर में कम से कम 10,000 से ज्यादा सीएपीएफ के अफसर हैं। समझने वाली बात यह है कि ये लोग भी यूपीएससी का ही एग्जाम देके भर्ती होते हैं और आईपीएस भी यूपीएससी द्वारा ही बनाया जाता है। हालांकि दोनों परीक्षाएं अलग अलग होती हैं। आईपीएस को तैयार किया जाता है जनता के बीच रहने के लिए, ट्रेनिंग होती है, लेकिन सीएपीएफ के अफसर विशेष कार्यों के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। जरा सोचिए कि एक असिस्टेंट कमांडेंट जो 15 साल तक कभी देश की सीमाओं पर, कभी उग्रवाद के खिलाफ, कभी नक्सलियों के खिलाफ जंगल में लड़ता भिड़ता रहा,
तमाम मामलों में सेवा दे चुका है, तो अपने क्षेत्र को वो ज्यादा बेहतर समझेगा या फिर जनता के बीच से काम करने वाला आईपीएस उठाकर ला दिया जाएगा तो वो समझेगा। यहाँ किसी का काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग है। आप किसी और विभाग में काम करके आए और दूसरे विभाग में आपको ऊंचा पद दे दिया जाए, क्या आप उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे? उस विभाग के अफसरों को सीमित कर दिया जाए। एक तो ये समस्या होगी कि आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं, दूसरा कि जो जानते हैं उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये किसी भी रूप में न्याय संगत लगता नहीं है। आईपीएस की ट्रेनिंग अलग होती है, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग अलग होती है और दोनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? सत्ता में बैठे लोग इतने नासमझ तो है नहीं कि उन्हें पता ही ना चले कि जिस अफसर को जिस क्षेत्र की बढ़िया जानकारी है, जमीनी अनुभव है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। दूसरे लोगों को जबरदस्ती वहां घुसाने का मतलब क्या है? तो एक बात और याद दिला दें, हाल ही में इसी संसद में देश के गृह मंत्री नक्सलवाद को मिटा देने का खूब दावा कर रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। सवाल है कि नक्सलियों से लड़ने के लिए कौन गया था हुजूर? आप गए थे कि आपके बड़े वाले गए थे, या फिर वो गए थे जो भरी संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के किसी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ? ये झूठ की पराकाष्ठा थी। अगर नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो उसका श्रेय सीएपीएफ के सैनिकों और अफसरों को ही जाता है। इन्हीं लोगों ने जमीन पर लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, अपनी जान की आहुति दी। इनसे मिलिए, ये है सीआरपीएफ के अधिकारी अजय मलिक के पिता आजाद सिंह। इनका कहना है कि इनका बेटा बड़ी मुश्किल से आजकल सो पाता है, दर्द से कराहता है, क्योंकि इनके बेटे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। झारखंड में माओवादी विरोधी अभियान का नेतृत्व करते समय आईईडी ब्लास्ट में इनका पैर चला गया, बुरी तरह से घायल हुए, अब तक समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी सेवा दे रहे हैं। साल 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे, 2022 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, लेकिन आज तक उन्हें एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। हालांकि फिर भी इनका कहना है कि प्रमोशन न मिलने से मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। मौका आएगा तो चूकेंगे नहीं देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने से। लेकिन सवाल तो यह है कि देश की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इन चीजों के लिए हमारे सैनिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें या कोई कमी रखें, यह नहीं होगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है और बजती रहनी चाहिए। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। सरकार ने ही राज्यसभा को बताया था कि पिछले 3 साल में 2000 से भी ज्यादा सीएपीएफ के जवान शहीद हुए और यह खबर 2022 की है। ध्यान रखिएगा, शहीदों में 47 अफसर भी थे, वही अफसर जो अपने प्रमोशन और तमाम चीजों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से 15 साल से अदालती लड़ाई लड़ते रहे, बार बार अपने हक में फैसला भी लिए। लेकिन अब राष्ट्रवादियों की सरकार ने उनके हक अधिकारों को कुचलने का कानून बनाया है। 20 वर्षों में 1100 से भी ज्यादा सीएपीएफ के राजपत्रित अधिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 20 साल में 1100 से ज्यादा अफसर, क्या इनकी सेवा में कोई कमी है? अगर ये अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं तो इन्हें बराबरी का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि सरकार के इस रवैये से अफसरों का मनोबल कमजोर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिर सरकार यह कर क्यों रही है? आईपीएस अफसरों को सीएपीएफ में घुसाने के पीछे सरकार में बैठे लोगों का क्या लाभ है? तो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि चूंकि आईपीएस जनता के बीच रहते हैं, नेताओं के आगे पीछे रहते हैं, अच्छी मेलजोल होती है, ऐसे में कथित रूप से अपने मनपसंद अफसरों को सीएपीएफ में घुसाना ताकि वहां भी अपना कंट्रोल बना रहे, एक निशाना हो सकता है, एक ये लक्ष्य हो सकता है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि चुनाव में सीएपीएफ के जवान ही लगाए जाते हैं। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों के ढेर सारे जवान भेज दीजिए। सवाल है कि क्या सीएपीएफ में आईपीएस अफसरों को घुसाने के पीछे चुनाव का भी कोई मसला है क्या? क्योंकि सत्ता का कोई ना कोई लाभ तो जरूर है और बहुत बड़ा लाभ है, वरना इतना बड़ा कदम उठाने का कोई और कारण नजर नहीं आता है। एक बात और समझने वाली, देश भर के तमाम नेताओं की सुरक्षा में भी सीएपीएफ के ही अफसर होते हैं। हाल ही में संसद में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ी गंभीर चिंता जताया कि जो फोर्सेज हम सबकी सुरक्षा करती हैं नेताओं की, अगर वो असंतुष्ट हों, ध्यान रखिएगा, अगर वो असंतुष्ट हों तो ये गंभीर बात है। बाकी आप दर्शक अंदाजा लगा लीजिए कि नेताओं की सिक्योरिटी के सुरक्षा बल अगर असंतुष्ट हो तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। इस मामले में कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आईपीएस अफसरों के माध्यम से सत्ता में बैठे लोग केंद्रीय सशस्त्र बलों को अपने निजी हित साधने के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं और वर्तमान सत्ता में बैठे लोग निजी हित को किस तरह से साधते हैं, ये बताने की जरूरत है क्या? ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि आखिर वर्तमान सत्ता सेनाओं को कमजोर क्यों कर रही है। आज तक पता नहीं चला कि अग्निवीर योजना किसकी डिमांड पर लाया गया था।
न तो सेना ने मांगा था, न ही देश के युवाओं ने। दोनों पर जबरदस्ती थोप दिया और बार बार सेना को कमजोर करने का आरोप लगता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि पैसा बचाना था। यदि ये तर्क है तो फिर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था अपने धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकती है, वो पैसा बचाने के लिए सेना को कमजोर कर दे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। और यहाँ तो सीएपीएफ के मामले में पैसा बचाने का भी मामला नहीं, यहाँ तो बात कुछ और ही है। लेकिन उसका परिणाम यही है कि सशस्त्र बलों के भीतर असंतुष्टि होगी और सेना में असंतुष्टि कमजोरी होती है। वर्तमान सत्ता ये कमजोरियां हमारे देश की सेना के भीतर क्यों ठूस रही है? क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है? हमें नहीं पता, मगर हो रहा है इतना जरूर सबको पता है। सवाल ये भी है कि हजारों की संख्या में सीएपीएफ के ही रिटायर्ड अफसर देश में हैं। उनके अपने जानने वाले भी लाखों की संख्या में हैं। सेवा काल में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को झेल चुके हैं, लड़ चुके हैं। यदि वो भी लड़ के अपना हक न ले पाए तो फिर वाकई लोकतंत्र की अम्मा बहुत मजबूत हो चुकी है। बाकी मीडिया से कोई उम्मीद मत करिए। बचपन में ही हमें अपनी किताबों में एक पाठ पढ़ाया गया था कि लकड़ी के बंडल को तोड़ना कठिन होता है। तोड़ना है तो बंडल खोलो और बारी बारी से एक एक लकड़ी को तोड़ो। वही अमृत काल में भी हुआ है। कभी किसान, कभी नौजवान, कभी विपक्ष, कभी मीडिया, कभी स्वतंत्र पत्रकार, कभी सामाजिक कार्यकर्ता, कभी एनजीओ, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी अफसर, कभी सैनिक। बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है और दिवंगत शायर राहत इंदौरी साहब की बातों को साबित कर रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इसमें हमने बदल दिया कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, कोई बचेगा नहीं। चाहे जितना दुलारा आज है, कल निपटाया जरूर जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वैसे तो वर्तमान सत्ता की चमड़ी इतनी मोटी है कि किसी भी मामले पर बातचीत करने, सवाल करने, आलोचना करने, हो हल्ला करने का कोई असर होता नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि देश के किसानों ने बड़े बड़ों को घुटनों पर ला दिया, कई मामलों में झुका दिया। बाकी देखते जाइए, जो होगा सो होगा। उन्होंने किया है तो अच्छे करेंगे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।